हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास टीक चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस बिहार बोर्ड चैप्टर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो है सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है जिसे कि हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उसे हम एक यंत्र जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उससे ही देखते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में पहले बताया गया है कि विद्यालय में जो है स्कूल में एक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था जिसका नाम था साफ हाथ में दम है। इसमें बच्चों को बताया जा रहा था कि हमारे हाथ पे या शरीर के बहुत अंगों पे या आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे कि हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने हाथों की सफाई अच्छे से करना चाहिए। सजीवों का एक ऐसा अद्भुत संसार जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। ये असंख्य और अनगिनत होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को इन सूक्ष्म जीव मतलब छोटे जो जीव हैं उन्हें हम विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं जिसे कि सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्रियाकलाप भी बताया गया है जिसमें शीशा या कटोरी को लिया गया है, शीशा का कटोरी, और बगीचा के पेड़ के नीचे से एक गीली मिट्टी को लिया गया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया गया है और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा नमूना एक स्लाइड पर रख के सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखा गया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दिखाई पड़े। ठीक है, जिसे कि सूक्ष्मजीव कहते हैं और इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप जो है वो ऐसा एक यंत्र है जिस चीज़ को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको ये देख सकता है, उससे हम लोग देख सकते हैं। और 1000 से लाख गुना जो हमारे जो नंगी आंख से जो हम लोग देखते हैं वो मिलीमीटर का 10वां भाग ही देख सकते हैं, जबकि इससे जो है मिलीमीटर का 1000वां या लाखवां भाग भी देख सकते हैं जो कि सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम सूक्ष्मजीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। हमारे विद्यालय के विज्ञान की या प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्मजीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक फिगर दिया गया जिसमें कि सूक्ष्मदर्शी को दिखाया गया। देखिए, ये नेत्रिका है, वस्तु लेंस, स्टेज, स्लाइड, लाइट, कोरस फोकस, फाइन फोकस सब दिया गया। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिसको हम देखते हैं, मतलब इस वाले लेंस को हम लोग देखते हैं, ये वाला लेंस जो है ये क्या कहलाता है, ये नेत्रिका कहलाता है। ठीक है, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे। वास्तव में वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है, इसके बीच एक गोलाकार छिद्र होता है। इसी छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड रखते हैं। सबसे नीचे एक दर्पण जिसकी सहायता से प्रकाश पुंज को चित्र में फोकस किया था। नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी घुंडी लगी होता है। ये देखिए, यहाँ पे है वस्तु लेंस जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे स्लाइड रखा हुआ है जिस पे हम कीड़ों को रखकर, सूक्ष्मजीव को रखकर अवलोकन करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से आँख लगा के यहाँ से प्रकाश जाता है। ठीक है, अब देखिए, सूक्ष्मजीवों के अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है एक महान डच वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूकेनहॉक द्वारा करामाती यंत्र की खोज से। संभवतः उन्होंने पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में बनाया था। ल्यूकेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे जीवों को देखा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्मजीव का जो अद्भुत संसार है, इसकी कहानी की शुरुआत होती है, मतलब एक डच वैज्ञानिक थे, डच के थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही पहले 1668 में सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, और इसकी सहायता से उन्होंने ऐसे जीवों को देखा जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। लगभग 200 वर्षों के बाद लुई पास्चर ने बताया, फिर 200 वर्षों मतलब 1668 से 200 साल बाद लुई पास्चर ने, वो भी एक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि किण्वन प्रक्रम सूक्ष्मजीव यीस्ट के कारण होता है। सूक्ष्मदर्शी की गुणवत्ता में सुधार के साथ अनेक जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मजीवों के अद्भुत संसार के संबंध में रोचक जानकारियाँ दी। ये जानकारी आगे की खोजों जो अभी भी जारी है के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई। अब हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, सूक्ष्मजीवों को वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः सूक्ष्मजीवों को व्यापक रूप से 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। लेकिन इसके अलावा भी सूक्ष्मजीवों से भिन्न अति सूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का एक वर्ग है। विषाणु अपनी संरचना एवं लक्षणों के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चूँकि उनमें व्यवस्थित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, अतः ये सजीवों से भिन्न प्रतीत होते हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे अपने परपोषी के शरीर में वृद्धि, विकास और गुणन करते हैं, अतः वे सजीवों के समान भी प्रतीत होते हैं। वास्तव में विषाणु के संबंध में अभी तक स्थापित नहीं हो पाया कि ये सजीव हैं या निर्जीव। कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा के बीच स्थित मानते हैं। विषाणु जो होता है
ठीक है, उसका संरचना और लक्षण अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें जो है कोशिकीय संरचना कोशिका नहीं है, इसलिए ये सजीवों से अलग पता चलता है। ठीक है, लेकिन जब परिस्थिति होता है तो अपने परपोषी के शरीर में वृद्धि और विकास करता है, इसलिए ये सजीव के समान भी प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच में रखा है। ठीक है, ये देखिए स्पाइरल जीवाणु, छर्नुमा जीवाणु, ठीक है, सारे जीवाणु का अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, सारा कुछ दिया हुआ है, सारा जीवाणु का संरचना। अब है सूक्ष्म जीवों का निवास। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, हमारे आसपास, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर और बाहर, सभी जगह। सूक्ष्म जीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। बर्फीली चट्टान, गर्म झरने, मरुस्थल, समुद्र की तली, दलदल आदि सभी जगहों पर कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ परजीवी या सहजीवी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक समूह या झुंड में। अमीबा जो है एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले पाया जाता है, स्वतंत्र, जबकि कुछ जीवाणु जो है समूह या झुंड में पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं कुछ मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। क्या आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं? हर पल हर जगह हमारा वास्ता सूक्ष्म जीवों से होता रहता है। आप सोच रहे होंगे सूक्ष्म जीव अब हमारे इतने करीब हैं तो वे हमें प्रभावित भी अवश्य करते होंगे, तो ये सही भी है। सूक्ष्म जीवों के इस अद्भुत संसार में कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इतना सारा जो सूक्ष्म जीव है उसमें से कुछ जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और कुछ जो है हमारे लिए हानिकारक भी है। वे अनेक रोगों, भोजन और वस्तुओं की बर्बादी के कारण भी हैं। ठीक है, अब उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए उपयोगी हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए सही साबित होते हैं सूक्ष्म, उनके बारे में देखते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी मित्र हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका जैसे चिकित्सीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है। ठीक है, घरेलू उपयोग क्या है। ठीक है, हम सभी दूध तथा दूध से भरे हुए अनेक सामान जैसे दही, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आपने अपने घर पर अपनी माँ या दादी को दूध से दही जमाते देखा होगा। वे क्या करती हैं? हल्के गर्म गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही डालती हैं। ठीक है, 4-5 घंटे में दूध दही बन जाता है। ऐसा क्यों? वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में पाया जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध में तेज़ी से गुणन कर मतलब बढ़कर दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, तो उपयोगी जो है घरेलू उपयोगी सूक्ष्म जीव उसमें से एक आता है लैक्टोबैसिलस, जो कि जब हम लोग दूध से दही जमाते हैं तो ये कीड़ा जो है दूध में, दही के जोड़न में या जिसको हम लोग थोड़ा सा जो दही डालते हैं उसमें होता है। ठीक है, और ये कई गुना बढ़ जाता है उसमें, जिससे कि दही जमता है। ठीक है, जीवाणु की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर भी प्राप्त करते हैं। दूध से जो हम पनीर निकालते हैं वो भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही। आपने जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा आदि जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी उनको बनाने की पूर्व तैयारी देखी है? इन सभी को बनाने की पूर्व तैयारी उनके निर्माण से लगभग 8-10 घंटे पहले शुरू हो जाती है। जलेबी के लिए मैदा, इडली डोसा के लिए पिसे हुए चावल, उड़द दाल का घोल बनाकर 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इस अवधि में जीवाणुओं की सक्रियता के कारण घोल का आयतन काफ़ी बढ़ जाता है। इससे जलेबी, इडली, डोसा आदि को स्वादिष्ट रूप में बनाना संभव हो पाता है। बेकरी उत्पाद जैसे पावरोटी, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पावरोटी, केक आदि इतने मुलायम और फूले फूले क्यों होते हैं? हम लोग तो बहुत सारा चीज़ खाएं, इडली, जलेबी, डोसा वगैरह। ठीक है, तो इस सब को बनाने के लिए जो है सबसे पहले इसके घोल को 8-10 घंटा पहले छोड़ दिया जाता है और ये सब जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप देखेंगे कि गूथा मैदा फूला या उठा हुआ है, आरंभिक मात्रा की तुलना में अधिक लग रहा है, उसके आयतन में वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों? जब हम लोग मैदा वगैरह को, घोल को छोड़ देते हैं आधा घंटा तो ये फूल कर बड़ा हो जाता है, इसके आयतन में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है, और ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। गूथा मैदा फूल या उड़ जाता है। ठीक है, सोचिए अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो क्या हमें स्वादिष्ट जलेबी, इडली, डोसा, दही, पनीर, बेकरी उत्पाद आदि मिल पाते? ठीक है, तो ये सब जो थे ये सब हमारे लिए घरेलू उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं। अब पढ़ेंगे वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग। ठीक है, सूक्ष्म जीव का। घर में आपने सिरका का उपयोग अवश्य किया होगा।
आपको पता है सिरका किससे बनता है और कैसे बनता है? सिरका ईख, जामुन आदि फलों से बनता है, जिसमें सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण है। सिरका जो बनता है उसमें ईख और जामुन तो होता ही है, लेकिन उसमें सूक्ष्मजीव की भी भूमिका होती है। ईख या अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है। सूक्ष्मजीव ईस्ट प्राकृतिक शर्करा प्रक्रिया कर उसे सिरका में बदल देता है। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीव जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा प्रक्रिया कर उसे अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मजीवों द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1857 में किया था। ठीक है, किण्वन के द्वारा जो है सिरका बनता है। इसमें 2 क्रियाकलाप दिया गया जिसको जो आप करके इसको समझ सकते हैं। अब है औषधीय उपयोग, मतलब सूक्ष्मजीवों का हम लोग दवाई के रूप में कैसे उपयोग करेंगे। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि बीमारी की स्थिति में चिकित्सक एंटीबायोटिक गोली, कैप्सूल या सुई के रूप में देखते हैं। कटने, पटने, चोट लगने, बुखार, खांसी, ऑपरेशन आदि में इस प्रकार की दवाओं का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये एंटीबायोटिक दवाएं भी सूक्ष्मजीवों के संवर्धन से बनती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक है जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि का संवर्धन कर किया था। मतलब बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जो कि सूक्ष्मजीवों द्वारा बनते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में एंटीबायोटिक का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं और पेड़ पौधों में सूक्ष्मजीव जनित रोगों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवा का उपयोग होता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी सूक्ष्मजीव द्वारा जो बनाया गया एंटीबायोटिक है उसका दवा उपयोग किया जाए। अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी है। यह हमारे शरीर, विशेषकर आहार नाल में पाए जाने वाले हमारे मित्र सूक्ष्मजीव जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करते हैं को नष्ट कर देते हैं। हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में हमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 बूंद जिंदगी की, यह नारा आपने अक्सर देखते हैं। यह किस बीमारी से बचाव? यह जो है पोलियो के से बचाव के लिए है, जिसमें कि 2 बूंद दवाई पिलाकर पोलियो से बच्चों को मुक्त किया जाता है और ये 5 साल तक के बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, पोलियो विषाणु से बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्मजीवों से ही बनाए जाते हैं। जो हम लोगों को टीका या वैक्सीन लगा, अक्सर बच्चों को कुछ अंतराल पर टीका या वैक्सीन लगते होते हैं, तो ये सब जो है सूक्ष्मजीवों के से ही बनाए जाते हैं। बचपन में आपको भी इनमें से कई रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए गए होंगे। आपको कौन कौन से टीके लगाए गए हैं, किन किन रोगों से बचाव करते हैं, इनकी सूची बनाइए। ठीक है, अब एक कृषि में सूक्ष्मजीव, अब हम लोग खेती जो करते हैं उसमें सूक्ष्मजीव कैसे मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है? पेड़ पौधों के उचित विकास, खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है, लेकिन पौधों में यह क्षमता नहीं होती कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सके। पौधों को इस कार्य में कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मदद करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते तथा नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो कृषि में सूक्ष्मजीव का क्या उपयोग है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण की साफ सफाई देखते हैं। ठीक है, पर्यावरण की साफ सफाई में सूक्ष्मजीव का क्या रोल है। कक्षा 6 में आपने ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आपको याद होगा कि किस प्रकार जैव अपघट्य वस्तुओं को से आपने कंपोस्ट बनाया। 6 में जो है पर्यावरण की साफ सफाई में सूक्ष्मजीव कैसे मदद थे ये बताया गया था। तो इसके लिए भी यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, देखिए अब है हानिकारक। अभी तक तो हम लोग उपयोगी सूक्ष्मजीव पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव, जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाती है। मनुष्य, जीव जंतुओं, पौधों आदि के अनेक रोगों का कारण है। ये हमारे भोजन, पानी और उन उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जो है सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य में सूक्ष्मजीव जनित रोग, सूक्ष्मजीव से जो रोग होता है हमारे अंदर उसके बारे में देखते हैं। आप जानते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ सभी जगह उपस्थित है। सूक्ष्मजीव जो है सभी जगह उपस्थित है चारों तरफ। ऐसी स्थिति में ये आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सांस के द्वारा या भोजन या पानी के द्वारा जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे ये हमारे शरीर में जाता है।
पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्ति हो या जंतुओं के संपर्क में आने से कुछ खास कीटों या वस्तुओं या जंतुओं के काटने से भी ये हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। आप अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक रोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित देखते होंगे। घर में एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरे सदस्य भी इससे पैदा, कभी कभी जब मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी जुकाम होती है, और जब घर में किसी एक मेंबर को हो जाता है तो ये धीरे धीरे सभी को होने लगता है। तो ये जो होता है विषाणु या वायरस जनित रोग है, जो कि सूक्ष्मजीवी हैं। ग्रसित व्यक्ति के छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं। जब कोई सर्दी से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो जो छींकता है तो ये हवा में फैलता है, और जो उस हवा के संपर्क में आता है उसमें ये बीमारी हो जाता है। ठीक है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति को श्वास के माध्यम से पहुंचकर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरीय रोग कहते हैं। ठीक है। तो ये संचरण से फैलता है, इसलिए इसे हम संचरीय रोग कहते हैं। सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आएँ तो पानी ठंडा नहीं। जब हम लोग बाहर से आते हैं तो अक्सर हमारे मम्मी पापा बोलते हैं तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वासनली के आसपास जो जीवाणु रहते हुए हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम पर होते हैं। जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं और अचानक जो होता है हमारा तापमान गिर जाता है, और अचानक जो परिवर्तन जीवाणु प्रजनन अंदर तेज कर, जिससे जीवाणु जो है अचानक से उसमें वृद्धि हो जाती है। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। यही कारण है कि जब मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात जब मौसम एक सा रहता है तो हमारे ऊपर जीवाणुओं का आक्रमण कम होता है, और जब मौसम बदलता रहता है तो जीवाणुओं का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है। कहा भी गया है कि रोग उत्पन्न होने से पहले ही उससे बचाव सबसे उत्तम उपाय है। जब कभी भी सर्दी जुकाम हो, छींकते समय मुँह नाक पर साफ स्वच्छ रुमाल रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो दूसरे व्यक्ति से दूर ही रहे। ठीक है। सूक्ष्मजीव जनित रोग संपर्क के अतिरिक्त कुछ कीटों एवं जंतुओं के माध्यम से भी फैलते हैं। वास्तव में ये कीट या जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों के वाहक का कार्य करते हैं, अतः इन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि सूक्ष्मजीव जनित रोगों के प्रसार में इन रोगवाहकों की भूमिका होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया जो होता है एक तरह का बुखार है, ये एक परजीवी होता है, मतलब जीवाणु प्लाज्मोडियम, उसी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका वाहक। ये जो है मादा एक मच्छर होता है, मादा एनोफ्लीज, उसके काटने से होता है। जब यह मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो यह रक्त के साथ उसके शरीर में चला जाता है, जहाँ यह गुणित होता है। पुनः जब मादा एनोफ्लीज मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुँच जाता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो ये मादा एनोफ्लीज व्यक्ति जो उसका रक्त चूसता है, फिर ये जो दूसरे व्यक्ति के शरीर में बैठता है तो फिर ये बीमारी हो जाता है दूसरे व्यक्ति को भी। ठीक है। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर, और जो डेंगू बुखार होता है वो किस मच्छर के कारण से होता है? वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू मक्खी भी रोगवाहक है। जो हमारे घर में मक्खियाँ उड़ती है वो भी बहुत सारे रोगों को फैलाती है। ठीक है। मक्खियाँ गंदे स्थानों पर बैठती है, रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। पुनः जब ये भोज्य पदार्थों पर बैठती है तो रोगाणु भोजन पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार का संदूषित भोजन करता है तो वो संक्रमित हो जाता है। हमें भोज्य पदार्थों तक पेयजल को ढककर रखना चाहिए, खुला या बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना। ये जो मक्खियाँ होती है बहुत गंदे गंदे स्थानों पर भी बैठती है, जो कि उड़कर हमारे जो खुले भोजन होते हैं या पेय पदार्थ होते हैं उस पर बैठ जाती है, जिसको कि हम लोग खाते हैं और हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है हम खाना पीना ढककर रखना चाहिए। रोगवाहक जंतुओं में सूक्ष्मजीवों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि रोगवाहक कीटों जंतुओं को उत्पन्न होने से रोका जाए। ऐसी स्थितियाँ न बनने दी जाए जो उनके उत्पन्न होने या बढ़ने में सहायक हों। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। जब हम अपना आसपास साफ रखेंगे कोई भी बीमारी हमें नहीं होगा। ठीक है। कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें, कहीं भी पानी नहीं जमने देना चाहिए। कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटान करें, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। भोजन पानी को ढककर रखना चाहिए। घर के आसपास की जगह जहाँ पानी का जमाव होता है, जैसे नाला गड्ढों में समय समय पर किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि कीड़ों की संख्या में वृद्धि न हो। मानव में होने वाले सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोग कारक सूक्ष्मजीव, उनके संचरण का तरीका और बचाव के उपाय तालिका में दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ रोग कारक संचरण का तरीका और बचाव के उपाय, जैसे क्षय रोग।
टीबी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है और ये फैलता किससे है? हवा के संपर्क से। तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। खसरा ये भी होता है, हवा में फैलता है और वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा टाइफाइड, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, सबके बारे में दिया गया है। पौधों तथा जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव मनुष्य को ही नहीं, पेड़ पौधों तथा जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, नींबू, टमाटर आदि पौधों में सूक्ष्मजीव के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे उनकी वृद्धि और उपज बाधित। ये केवल मनुष्य ही नहीं, पौधों को भी अफेक्ट करते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोगों की जानकारी था। अब जो सूक्ष्मजीव से पौधा में जो रोग होता है उसका तालिका, जैसे गेहूँ का रस्ट, ये एक रोग है जो होता है कवक के थ्रू, और ये जो है फैलता है वायु और बीज के थ्रू। नींबू का कैंसर एक रोग है जो होता है जीवाणु के थ्रू और फैलता है हवा से। भिंडी का पित्त रोग, ये भी वायरस से होता है और ये कीटाणु से फैलता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला एक भयानक रोग जो है एंथ्रेक्स है, ठीक है, जंतुओं में होता है। यह जीवाणु द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1976 में इस बीमारी के कारक जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। इसके अतिरिक्त गाय में खुर तथा मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता है। गाय में भी रोग होता है खुर और मुंहपका, जो कि विषाणु के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। आपने अपने घरों में देखा होगा कि पकाए भोजन को अगर सही तरीके से स्वच्छता के साथ सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो भोजन खराब हो जाता है। खासकर गर्मी और वर्षा के मौसम में पकाए गए भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर गर्मी और बरसात में जो हम भोजन बनाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हम लोग उसको अच्छी तरह से रखते नहीं हैं साफ़ सफाई से। उसमें गंध आने लगती है, स्वाद खट्टा हो जाता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हम उल्टी, डायरिया आदि का शिकार हो जाता है। जब हम ऐसा ख़राब भोजन को खाते हैं तो उससे हमें क्या उल्टी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हमें उल्टी, डायरिया का शिकार हो। वास्तव में ये स्थिति खाद्य विषाक्तता की, मतलब इस तरह का जो हमें होता है तो ये क्या होता है, खाद्य विषा, मतलब खराब भोजन खाने से होता है, जिसको कि हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। संदूषित भोजन के कारण उत्पन्न खाद्य विषाक्तता कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन जल को सूक्ष्मजीवों से संदूषित होने से बचाएं। कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए हम जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग को अच्छी तरह से रखना चाहिए, ढक कर, ठीक है। अब है फूड प्रिजर्वेशन, कैसे हम लोग खाना को सही तरीके से रखेंगे। आपने देखा कि सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। सूक्ष्मजीव जो है हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो सूक्ष्मजीव पकाए गए भोजन के साथ साथ कच्ची खाद्य सामग्रियों का भी संदूषण करते हैं। आपने अक्सर अपने घरों पर फल सब्जियों को सड़ते या खराब होते देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पका हुआ भोजन भी खराब होता है, कच्चा भोजन भी कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे फल सड़ जाता है। अचार, जैम, मुरब्बे आदि ठीक ढंग से नहीं रखे गए हों, गंदे या पानी लगे हाथ से छूने या उनमें किसी प्रकार से नमी पहुंच जाए तो ये सामग्रियां खराब हो जाती है। अतः खाद्य पदार्थों का उचित निरीक्षण आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से रखेंगे कैसे, तो उसके बारे में जानते हैं। निर्जलीकरण, प्रायः इस तरीके का उपयोग हमारे घरों में होता है। घर में आपने देखा होगा माँ दादी मौसमी सब्जियों तथा फूलगोभी, मेथी, आलू के पत्ते पतले टुकड़ों आदि को धूप में सुखाकर सूखे डब्बे में अच्छी तरह बंद करती हैं। जब उन सब्जियों का मौसम नहीं होता तब उनका उपयोग किया जाता है। सब्जियों को धूप में सुखाने पर उनमें जल या नमी की जो मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्मजीव जो है इसमें बढ़ते नहीं हैं, पनपते नहीं हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक टिकती है। अब है रासायनिक तरीका, रसायन के थ्रू भी डालकर हम लोग भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तरीके में कुछ रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। अगर आपने अपने घरों में अचार बनाते देखा होगा तो देखा होगा कि उनमें नमक, खाद्य तेल का प्रयोग किया जाता है। नमक और खाद्य तेल सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, परिरक्षक। जैम, जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड आदि रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग किया, जिसमें जैम, जेली लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। नमक और चीनी द्वारा परीक्षण। अब हम लोग नमक और चीनी द्वारा भोजन को कैसे सेफ रख सकते हैं। हमारे द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला नमक और चीनी बहुत ही अच्छे परिरक्षक है। मांस और मछली के परीक्षण के लिए नमक का प्रयोग है। मांस मछली को सही रखने के लिए हम लोग इसमें नमक का उपयोग करते हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली आदि के परिरक्षण भी किया जाता है। आम, आंवला, इमली को भी हम लोग परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग करते हैं। कुछ खाद्य सामग्रियों के परिरक्षण हेतु चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ के नमी में कमी आती है।
चीनी के प्रयोग से क्या होता है, खाद्य पदार्थ में जो नमी होती है, मॉइस्चराइजर, वो कम आता है। इससे संदूषण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। जैम, जेली, स्क्वैश आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा ही किया जाता है। अब तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। अचार बनाने में खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है। इनमें सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते। तेल में जो है सूक्ष्म जीव जो है जीवित नहीं रह सकता और अचार वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अतः अचार सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बच जाता है, इसलिए जो अचार है वो बच जाता है, लंबे समय तक टिका रहता है। तेल और सिरके का प्रयोग सब्जियों, फलों, मछली तथा मांस के परिरक्षण में भी होता है। अब गर्म और ठंडा करके हम लोग खाना को कैसे रख सकते हैं। आपने घर में दादी माँ को दूध उबालते देखा होगा। जब कभी आप दूध पीते हैं, आपको दूध गर्म करके दिया जाता है। आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि खाना गर्म करके खाना से, उबालने या गर्म करने से सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो। जब हम लोग खाना को गर्म करके खाते हैं, उबालते हैं, तो उसमें जो कीड़ा होता है सूक्ष्म जीव, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे घरों में बचे हुए भोजन या हरी सब्जियों को फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फ्रीज करने में ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इससे भोजन या हरी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं। हम लोग सब्जी वगैरह को फ्रीज में भी रखते हैं। इसमें जो फ्रीज में सब्जी वगैरह ठंडा होता है, तो इससे सूक्ष्म जीव इसमें नहीं पनपता है। ठीक है। अब है पौष्टिकीकरण। आपने डेयरी से आने वाले दूध की थैलियों को देखा होगा। यह दूध संदूषित नहीं होता है, क्योंकि यह पौष्टिकीकृत होता है। पौष्टिकीकृत दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध सुरक्षित होता है। जो दूध हम लोग पैकेट वाला लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेयरी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर, और उसको जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है, जिससे कि ये खराब नहीं होता है। इस प्रक्रिया की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पौष्टिकीकरण कहते हैं। पौष्टिक दूध को बिना उबाले हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव मुक्त होता है। इसको हम लोग बिना उबाले भी पी सकते हैं। अब हम लोग स्टोर कैसे करेंगे और पैकिंग कैसे करेंगे। खाद्य सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने तथा सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डब्बे उपयुक्त होते। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियां, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। मतलब सील्ड पैक होता है। ठीक है, उसमें हवा नहीं रहता है। एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करके बेचा जाता है। खाद्य परिरक्षण के लाभ। इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है। बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहाँ कोई खाद्य उत्पादित नहीं होता, वहाँ भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अब जब हम लोग खाद्य परिरक्षण करते हैं, उससे क्या लाभ होता है। उससे लाभ होता है कि ये खाद्य पदार्थों की बर्बादी, जो खराब नहीं होगा तो उसको बर्बादी नहीं होगा। उसके बाद लंबे समय तक ये रहेगा। उसके बाद खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहेगी, और जहाँ खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता, वहाँ भी ये पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परिरक्षित होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है। राइजोबियम जो है जीवाणु, वो दलहनी दाल के पेड़ के जड़ में रहता है। दलहनी पौधे जैसे मटर, सेम आदि की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों को उपयोगी रूप से प्राप्त होता है। पौधों के लिए जो उपयोगी है नाइट्रोजन, इससे पौधों को प्राप्त होता है। इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपयोगी है। इसके अतिरिक्त कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडल में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वास्तव में क्या है, चक्रीय प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूटी रहता है, इसमें चलता रहता है। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है, लगभग 78%। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 178% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। यह सजीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले अनेक जटिल पदार्थों का अभिन्न अवयव है। सजीवों में यह प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, रहित आदि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। लेकिन खास बात है कि वायुमंडल में प्रचुरता से उपलब्ध होने के बाद भी सजीव इसका उपयोग सीधे तौर से नहीं कर सकते। यहाँ सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नाइट्रोजन इतना परसेंटेज पाया जाता है हमारे वायुमंडल, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं।
इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे मिट्टी से जड़तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग प्रोटीन और अन्य उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों द्वारा संश्लेषित प्रोटीन जैसे कि अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग वे जंतु करते हैं जो पौधों पर निर्भर रहते हैं। जंतुओं तथा पेड़ पौधों द्वारा व्यवहृत नाइट्रोजन यौगिक एक बार मिट्टी और वायुमंडल में पहुंचते हैं और मिट्टी में उपस्थित कवक और जीवाणु जंतु द्वारा जो उत्सर्जित छोड़ा गया पदार्थ है और जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन बदल देते हैं। ठीक है, ये यौगिक पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाता है और इसको जो है पौधा फिर से उपयोग कर लेता है। साथ ही कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। यह गैस जो है फिर से वायुमंडल में चला जाता है और यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। फलतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। अब हम लोग ये देखिए नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय परिवर्तन है, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए हानिकारक भी हैं, जिससे कि हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था सूक्ष्म जीवों का संसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर